अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स का। बेटा इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करें, आज मैं आपको आज की लेक्चर में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि फ़ंक्शन का मतलब क्या होता है। एक तो हम पता पढ़ेंगे कि इसमें फ़ंक्शन है क्या, दूसरी से हमने इसमें पढ़नी है डोमेन एंड रेंज। बेटा डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको स्किप कर देते हैं। इन तकरीबन के 2-3 जगह पे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं। लेकिन बेटा इनका ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इधर ही फ़ायदा हो। इनका आगे जो आप टेस्ट देते हैं गेट का, सेट का, पीपीएससी का, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। सो आज का लेक्चर आप कंप्लीटली लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अगेन डोमेन और रेंज के मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसको हम इंशाल्लाह आज ही क्लियर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ना है कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करना है और डोमेन एंड रेंज किस तरीके से फाइंड की जाती है। बेटा अगर मैं इसका सिंपली कॉन्सेप्ट दूँ कि फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन इज़ अ रिलेशन। अब रिलेशन किसी भी दो बंदों के दरमियान हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे मदर का डॉटर से रिलेशन, फादर का सन से रिलेशन, मदर का सन से रिलेशन। तो रिलेशन की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन इन फंक्शंस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, सपोज दैट एक वेरिएबल हो y और दूसरा वेरिएबल क्या होगा x। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक सिंबल सा क्या है, फंक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बेटा ये तो सिंपल एक जनरल सी डेफिनेशन है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है द रिलेशन और कोरस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y। बेटा डेफिनेशन पे अगेन गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द रिलेशन और कोरेस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y। मैंने जो यूनिक को अंडरलाइन किया हुआ है, यूनिक का मतलब है कि एक x की वैल्यू के लिए y का सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि जब तक ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तब तक वो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा। सो यूनिक वैल्यू का मतलब मैंने आगे भी आपको बताया कि यूनिक वैल्यू का मतलब है कि x की एक वैल्यू के लिए y का जस्ट एक आंसर आ सकता है। अगर एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं तो वो आपके फंक्शन पे पूरा नहीं उतरा, उसको हम फंक्शन नहीं कह सकेंगे। मतलब उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर इसके एक से ज़्यादा आंसर आते हैं तो उसको फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आगे देखिए, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सपोज करें मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो मेरा y का क्या आंसर आ जाएगा 1। मतलब x की मैंने a की वैल्यू पुट की है, तो उस केस में मेरे पास y के कितने आंसर्स आए हैं, एक ही आंसर आया है, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आया। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बेटा डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जिसका आंसर दूसरे आंसर पे डिपेंड करे। जैसे इधर मैं x की जो वैल्यू पुट करूँगा उसके मुताबिक y का आंसर चेंज होगा। सो इट्स मीन x क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, नो मूव ऑन। अगर हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, सपोज दैट अब मैं ले लेता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बेटा अगर अब इसमें y की वैल्यू पुट करो, देखे ज़रा, सपोज दैट सॉरी x की वैल्यू पुट करनी है, सपोज दैट x इज इक्वल टू 2, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। कितने आंसर्स आ गए, 2। जबकि हमने कहा हुआ है कि यूनिक वैल्यू ऑफ y, सिंगल आंसर चाहिए हमें। अगर 2 आंसर आ जाए तो इट्स मीन इस तरह की वैल्यूज़ आपके फंक्शन से रिलेट नहीं करेंगी, ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। सो होप सो आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नो मूव ऑन टू डोमेन एंड रेंज। बेटा डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, हम इसको फाइंड किस तरह करते हैं। सपोज दैट ये एक फंक्शन है, या चलिए आप इसके एक एग्जांपल ले लें कि आप कोई जूस बना रहे हैं, गाजर का जूस बना रहे हैं। जब आप गाजर मशीन में डालेंगे तो वो जो गाजर आप डाल रहे हैं वो आपका क्या है, डोमेन है। लेकिन उस गाजर के ज़रिए जो आपका जूस निकल रहा है वो आपकी क्या है, रेंज है। मतलब एक चीज़ ये जनरल लाइफ में एग्जांपल दिया आपको कि फंक्शन के स्टार्ट से क्या होगी, डोमेन, उस पर कोई डिज़ायर्ड फंक्शन मतलब कोई ऑपरेशन अप्लाई होगा तो उससे हमें क्या हासिल होगी,
रेंज हासिल होगी। अब अगर मैं डोमेन की आपको डेफिनेशन बताऊं, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मतलब वाई, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट। अब डेफिनेट का कॉन्सेप्ट वही कि वो प्रॉपर्टी मतलब इस डेफिनेशन को होल्ड करता होगा तो वो डेफिनेट, अदरवाइज वो डेफिनेट नहीं है। ठीक हो गया बेटा। इसकी भी आगे हम थ्री टाइप की डोमेन, थ्री टाइप के हमारे पास होते हैं फंक्शन जिनके हम डोमेन नेम फाइंड करते हैं। एक होता है जिसमें कांस्टेंट ओवर लीनियर होता है, मतलब ऊपर फंक्शन कांस्टेंट होता है, नीचे फंक्शन क्या होता है, लीनियर। एक टाइप होता है जिसमें दोनों लीनियर होता है, ऊपर भी लीनियर होता है और नीचे भी लीनियर होता है। एक होता है जिसमें जस्ट एक सिंपल कांस्टेंट कोई फंक्शन होता है, और एक होता है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। हम इन चारों को डिस्कस करेंगे और चारों को डोमेन को एक एक दो एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को देखते हैं, कांस्टेंट ओवर लीनियर। सपोज दैट 1/x, हमारे पास क्या है 1/x। बेटा अब डेफिनेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास समझ। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ पे वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। बेटा जब आपका कांस्टेंट ओवर लीनियर की फॉर्म आती है ना, तो इस केस में आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। फर्स्ट टाइप की अगर आप बात करें तो उसका हमारे पास एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो बेटा देखें 1/x है, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ 0, तो वी नो दैट 1/0 इम्प्लॉइज इक्वल टू क्या होगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो बेटा जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि वो वैल्यू अनडिफाइंड बन जाए, अब इसलिए हम इस पर ये डेफिनेटली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में जब तक ज़ीरो नहीं बनेगा उसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो उसी से हम अपने डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। इसलिए हमने कंडीशन लगाई है कि हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं, कुछ हम एग्जांपल को मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट टाइप की एग्जांपल है, जैसे हमने क्या कहा अभी, कांस्टेंट ओवर लीनियर। तो बेटा कांस्टेंट ओवर लीनियर की हम एग्जांपल लेते हैं 1/x + 5। तो बेटा कोई ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे ज़ीरो बन रहा हो, इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ फाइंड करने का। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनाना, सो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। इसको हमने ज़ीरो नहीं ना बनाना, सो इसको हमने क्या कर लिया, कंसीडर। इधर से कोई x की वैल्यू फाइंड कर लो, x = -5। मतलब x की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -5 इस वैल्यू को अनडिफाइंड कर रहे हैं। सो इसकी जो हम डोमेन लिखेंगे, सिंपली आ गया कि सिर्फ एक वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। सो इसकी डोमेन में क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उनमें -5 मौजूद नहीं होगा। बेटा आपको रियल नंबर का भी बता दूँ, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो -∞ से लेके +∞ तक होल्ड करते हैं। -∞ से +∞ तक सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। सो इस केस में हमने देखा कि हमारा x -5 के इक्वल नहीं आएगा। जब तक -5 के इक्वल नहीं आएगा तब तक हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। सो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, लेकिन किसको निकाल के, -5 को निकाल के। एक और एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अब चले आप एग्जाम्पल ले लें इसकी दूसरी, 1/x² + 5। तो इस केस में अगेन बेटा हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमें पता है कि हमने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनाना, सो डज नॉट = 0, x² = -5, x = दोनों साइड पे क्या लेंगे हम, √। बेटा अगर हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं, लेट्स सपोज हमारी वैल्यू है 1/x² - 5। ठीक है, हमें पता है अपने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनाना, सो x² - 5 डज नॉट = 0, x² = 5,
एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। सॉरी, बेटा अब हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसकी वैल्यू होगी लेट्स सपोज 1/2x प्लस 5। अब इस फंक्शन में क्या होगा, हमने पता है कि हमने डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना। सो 2x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -5, 2 की जगह क्या होगा डिवाइड। सो x की वैल्यू जब -5/2 हो जाएगी तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इट्स मीन इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू को निकाल के वो है -5/2। तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारा कांस्टेंट ओवर लीनियर के लिए कि जब एक फंक्शन हो कांस्टेंट और दूसरा फंक्शन क्या हो लीनियर, उस केस में हम अपनी डोमेन को किस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड, लीनियर ओवर लीनियर। इसकी मैं कोई एग्जांपल तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि लीनियर और लीनियर का अगेन मतलब नीचे क्या आ रही है लीनियर, तो अगेन अगर लीनियर वाली वैल्यू 0 बन गई तो ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0। सो इसकी डोमेन भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करते हैं जैसे आपने फर्स्ट वाले की फाइंड की है। इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। नाउ मूव ऑन टू थर्ड टाइप, कांस्टेंट। सपोज दैट हमारा फंक्शन कोई भी नहीं था, सिंपल एक वैल्यू थे हमारे पास 3x। हमारे पास क्या वैल्यू थी 3x। बेटा ऐसी वैल्यू जिसमें जस्ट एक कांस्टेंट फंक्शन हो उसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स होंगे, ऑल रियल नंबर्स। याद रखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो उसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसकी अनडिफाइंड उसकी कोई कंडीशन नहीं है। कांस्टेंट में सारी वैल्यू सारे रियल नंबर्स की क्या होते हैं डोमेन होते हैं। नाउ मूव ऑन टू लास्ट वन, बेटा स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज। हमारा एक फंक्शन है अंडर रूट, सपोज दैट अंडर रूट x है। बेटा आपको पता है कि हमारे पास आयोटा का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ईयर में, तो आयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यूज़ आ रही थी। तो आपने हमेशा डोमेन फाइंड करते वक्त जब आपका स्क्वायर रूट का फंक्शन होगा तो आपने माइनस वाली वैल्यू से बचना है। मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है, नेवर बिकम नेगेटिव। इसकी कंडीशन क्या होती है, नेवर बिकम नेगेटिव। जब तक ये कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तब तक आपकी वैल्यू की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी डोमेन में शामिल होंगी। तो बेटा देखिए x की वैल्यू है, मुझे पता है कि अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगा सिर्फ तब ही इसकी वैल्यू -1 आएगी, अदरवाइज कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो उसको माइनस कर रही हो। सो इसकी डोमेन में क्या होगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और निगलेक्ट क्या होगा -1। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अंडर रूट x प्लस 5। बच्चे इस केस में देखें ये वैल्यू -5 कब नहीं बनेगी, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करो। चलो मैं हल्की से आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 6। 2 पुट कर ले, 3 पुट कर ले, मतलब इस तरह अप टू सोन वैल्यूज क्या करते जाएंगे पुट करते जाएंगे, उनको कोई ना कोई डिजायर्ड आपका क्या आता जाएगा आंसर आता जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब मैं इसमें पुट करूंगा -6 प्लस 5, आंसर इज -1। अब -6 के बाद आप -7 पुट कर लें, -8 पुट कर लें, -9 पुट कर लें, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, उसने क्या रहना है नेगेटिव ही रहना है। सो इस तरह की वैल्यूज़ की डोमेन लिखने का तरीकाकार होता है कि आपको पता है कि -5 तक जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी वैल्यू को माइनस नहीं कर रही। सो -5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल है। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है -5 इधर ही आई, इसकी एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज दैट हमारा फंक्शन आ जाए
5 माइनस एक्स। अब इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू जब तक हमारे पास 6 नहीं आएगी तब तक सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। सो इस केस में हमारी डोमेन स्टार्ट कहां से हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, 6 पे आगे क्या होगी वैल्यू आपकी, नेगेटिव होगी, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक ये आपकी क्या होगी, डोमेन में शामिल होगी। बेटा होप्स आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें या फिर हम आगे से रेंज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, होप्स आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेंज के कॉन्सेप्ट को। बेटा फर्स्ट केस जो हमने आप जैसे डोमेन में डिस्कस किए हैं बिल्कुल वैसे ही, कांस्टेंट ओवर लीनियर। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लोअर वैल्यू क्या होगी, लीनियर होगी। 5 ओवर एक्स, मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 5 ओवर एक्स प्लस 1, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और ये वाली वैल्यू क्या है, लीनियर। बेटा डोमेन फाइंड करें हम सबको आता है, इसकी डोमेन अब डायरेक्टली अगर बता दें तो क्या होगी, या अगर फाइंड करके देख रहे हो ये देख लें, हमें पता है हमने क्या करना है, x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो x डज नॉट इक्वल टू -1, सो इट्स मीन इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सपेक्ट -1। बेटा अब रेंज का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो डोमेन के आंसर्स आने होते हैं वही सारे हमारे क्या होते हैं, रेंज में आते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करने से क्या आंसर आना था हमारा 5/2, वो 5/2 हमारी रेंज है। अब देखिए हमने किस वैल्यू को निगलेक्ट किया हुआ है, -1 को, और उस -1 को पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आता था, 0। सो रेंज का कॉन्सेप्ट बच्चे बड़ा इजी हो गया कि रेंज में भी सारे रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ एक रियल नंबर नहीं आएगा और वो क्या होगा, 0। क्योंकि 0 हमने निगलेक्ट किया हुआ, उसको हमने अपनी कंडीशन में रखा हुआ है कि 0 नहीं आना चाहिए। सो रेंज में चूंकि सारे डोमेन वाले आंसर्स आने हैं, सो डोमेन वाले आंसर्स में 0 तो अब आएगा नहीं, सो इसलिए रेंज में 0 नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर्स मौजूद होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो डोमेन के आंसर्स आने हैं वो सारे रेंज के आएंगे, लेकिन चूंकि डोमेन वाली वैल्यू में हमने वो लगाई हुई है, कंडीशन लगाई हुई है कि ये वाली वैल्यू में 0 नहीं बनना चाहिए, और उस वैल्यू को हमने बाकायदा निगलेक्ट भी किया है। सो जब 0 आएगा ही नहीं तो वो रेंज में शामिल नहीं होगा। सो ऑल रियल नंबर्स 0 के अलावा। सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, लीनियर ओवर लीनियर। बेटा इसकी एक जनरल सी वैल्यू देखें, ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। डोमेन इसके में पता क्या आनी है, माइनस डी ओवर सी, इसको सोल्व करके देख लीजिएगा बेशक, माइनस डी ओवर सी के अलावा सारे रियल नंबर्स। और रेंज में मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है a ओवर सी। ये किस तरह से आपको पता चलेगा, इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है, मैंने ये लिखा हुआ है, रियल नंबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर। देखें ज़रा, न्यूमरेटर में कौन सा कोएफिशिएंट है, x का, a। कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कौन सा है, c। सो हम अपनी रेंज के अंदर जब हम इसको फाइंड करेंगे तो अपनी रेंज में से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, और वो वाली वैल्यूज कौन सी होंगी, ऊपर वाली वैल्यू में न्यूमरेटर में से x का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में से x का कोफिशिएंट, मतलब a ओवर c, जैसे कि मैंने इसे मेंशन किया हुआ है। इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा मेरे पास एक वैल्यू है 5x प्लस 3 ओवर 3x माइनस 8। पहले इसकी डोमेन देख लें क्या आनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 8 डज नॉट इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8 and x does not is equal to 8/3। इट्स मीन इसकी डोमेन में क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन कौन सी वैल्यू मौजूद नहीं होगी, 8/3। तो सेम एज इज फॉर्मूले से हम रेंज बड़ी इजीली बना सकते हैं। रेंज में सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन कौन से नहीं होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर मतलब 5, कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर मतलब 3, मतलब इसको पुट करने से हमारा आंसर आता है 5/3। चलिए ये भी करके देख लेते हैं बेटा, आपकी थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा x की जगह हम पुट कर रहे हैं 8/3, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, कौन से फंक्शन का फाइंड करने का, डोमेन, रेंज, ये वाला फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर। थर्ड टाइप हमारी कौन सी आ जाती है, कांस्टेंट।
तो भैया कांस्टेंट में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स की डोमेन में शामिल होते हैं। लेकिन अगेन इसका भी रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है कि रेंज के अंदर सिर्फ वो वाली वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में मौजूद होगी। लेट्स सपोज हमारा फंक्शन था 2, तो उसकी रेंज का आंसर सिर्फ 2 होगा। अगर हमारा क्वेश्चन हो 5, तो इसकी रेंज का आंसर जस्ट 5 होगा। सो इस तरीके से हम अपनी कांस्टेंट की रेंज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगेन बेटा हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने रिव्यू में क्या पढ़ा अभी तक? हमने सबसे पहले पढ़ा फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या था? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। बाद में हमने फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन के लिए आज उसको डिस्कस किया कि उसकी डेफिनेशन में क्या चीज़ आती है कि उसकी एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ होंगी तो उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, इसलिए वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया डोमेन और रेंज का। डोमेन रेंज में हमने 4 किस्म के 4 टाइप्स को डिस्कस किया। पहली टाइप क्या थी? कांस्टेंट ओवर लीनियर। दूसरी टाइप क्या थी? लीनियर ओवर लीनियर। और थर्ड टाइप क्या थी? कांस्टेंट। उसके बाद हमारी कौन सी टाइप आती थी? स्क्वायर रूट वाली। हमने चारों वैल्यूज़ का अलग-अलग से डोमेन फाइंड करना सीखा। उसके बाद चारों वैल्यूज़ का अलग-अलग से हमने आपका क्या फाइंड किए? रेंज फाइंड की है। होप सो कि आपको आज की लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल गिवन है, आप उस ईमेल पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सारे क्यूरीज का आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।